खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का एक्शन। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापे। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या से भड़की हिंसा, विदेश मंत्री जयशंकर बोले समाधान का प्रयास जारी। मथुरा में प्लेटफॉर्म पर चढ़ी तेज स्पीड ट्रेन, सामान छोड़कर यात्रियों ने भागकर बचाई जान। लॉ कमीशन की बैठक आज, 3 कानूनों पर होगी चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन की बनेगी फाइनल रिपोर्ट। चारा घोटाले में आज लालू की पेशी, पटना की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 6 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। एजेंसी ने बुधवार सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई लॉरेंस, बब्बिहा और अर्श डल्लाल गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी जोरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके मोबाइल में अर्श डल्ला के साथ चैटिंग के सबूत मिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पंजाब में करीब 30 और हरियाणा में 4 जगहों पर रेड की सूचना है। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर में एनआईए ने दबिश दी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। पंजाब के फिरोजपुर, बठिंडा, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, पटियाला, बरनाला और मानसा में रेड की गई है। बठिंडा में बुधवार सुबह करीब 6 बजे एनआईए की 2 टीम रामपुरा और मोटबंडी पर पहुंची। गांव जेठुके में गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी के घर टीम सर्च कर रही है। गुरी हत्या समेत कई केसों में बठिंडा पुलिस का वांटेड आरोपी है। वहीं एक टीम हैरी मोर के घर पहुंची है। हैरी भी कई मामलों में नामजद है। राजस्थान के 13 जिलों हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर, पाली, बाड़मेर, कोटा ग्रामीण, भिलवाड़ा और अजमेर में एनआईए की टीमें मौजूद हैं और सर्च कर रही हैं। जिन ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है उन लोगों के बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। हाल ही में राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों को भी खालिस्तानी के नए नक्शे में दिखाया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। यहाँ धनसारा गांव में शकील अहमद के घर पर तलाशी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शकील अहमद बाजपुर में एक गन हाउस चलाता है। उस पर खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पिछले 7 दिनों के दौरान खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एनआईए ने 21 सितंबर को पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़े 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। गोल्डी बरार एनआईए के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है। उस पर हाल ही में कनाडा के विनिपेग में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या में शामिल होने का शक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वो कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। ये दावा अमेरिकी न्यूज वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। वेबसाइट को कनाडा के सरे में हुई निज्जर की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो उन्होंने पुलिस को भी सौंपा। वहीं मणिपुर में हुई 2 स्टूडेंट की हत्या की जांच के लिए सीबीआई आज इम्फाल जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन काउंसिल में चर्चा के दौरान कहा, मणिपुर में एक समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों के अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव का एक लंबा इतिहास है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया, सरकार ने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि मामले में संयम बरतें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। वहीं राज्य सरकार ने सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को 27 सितंबर और 29 सितंबर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह को 24 विधायकों ने अपने साइन करके एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने दोनों स्टूडेंट्स की हत्या के आरोपियों को सीबीआई द्वारा जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, मणिपुर में बच्चे जातीय हिंसा के सबसे कमजोर शिकार हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करें। मणिपुर में हो रहे अपराध शब्दों से परे हैं, फिर भी राज्य में अपराधों को बिना किसी रोक टोक के जारी रहने दिया जा रहा है। केंद्र को अपनी निष्क्रियता पर शर्म आनी चाहिए। 4 मई को ही 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना थोउबल जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले जा रहे थे और उनके साथ अश्लील हरकतें की। एक पीड़ित महिला के पति ने बताया, हजारों लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला किया था। मैं भीड़ से अपनी पत्नी और गांव वालों को नहीं बचा पाया। पुलिस वालों ने भी हमें सुरक्षा नहीं दी। भीड़ 3 घंटे तक दरिंदगी करती रही। मेरी पत्नी ने किसी तरह एक गांव में पनाह ली। वहीं वीडियो में दिख रही दूसरी महिला की मां ने कहा, अब हम कभी अपने गांव नहीं लौटेंगे। वहां मेरे छोटे लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरी बेटी को शर्मिंदा किया गया। अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। बता दें, मणिपुर में पिछले 4 महीने से चल रही जातीय हिंसा में अब तक 175 लोग मारे गए हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, 5172 आगजनी के केस सामने आए, जिनमें 4786 घरों और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने और तोड़फोड़ करने की घटनाएं शामिल है। मणिपुर में अब तक 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में कुल 129 चौकियां स्थापित की गई हैं। मणिपुर के स्पेशल NIA कोर्ट ने 22 सितंबर को अत्याधुनिक हथियार रखने और पुलिस की वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को जमानत दे दी। आरोपियों को जमानत शर्तों के साथ 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद मिली है। हालांकि कोर्ट ने सभी को हर 15 दिन में कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मणिपुर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अधिकारी ने शनिवार 23 सितंबर को यह जानकारी दी। उनका दावा है कि आरोपी म्यांमार स्थित टेरर ग्रुप का सदस्य है। वो मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा का इस्तेमाल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए करने की साजिश कर रहा है। वहीं मथुरा जंक्शन पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ EMU ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। इस वजह से यात्रियों के कुछ बैग ट्रेन के नीचे आ गए। 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए आई ट्रेन लाइट के पोल से टकराकर रुकी। दरअसल दिल्ली के साकुर बस्ती में मथुरा के बीच चलने वाली शटल ट्रेन मथुरा पहुंची थी। ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद उसे शटिंग करके वापस साकुर बस्ती जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। वो एंडिंग पॉइंट को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। दिल्ली साइड के एंडिंग पॉइंट पर ट्रेन के चढ़ने की जानकारी मिलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया। RPF और GRP पुलिस के अलावा रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तकनीकी टीम ने आकर मोर्चा संभाला। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड से ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। EMU ट्रेन संख्या 64910 को मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर सेटिंग करके प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस समय मौके पर भीड़ नहीं थी। अगर पोल से टकराकर ट्रेन नहीं रुकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली साकुर बस्ती स्टेशन से उत्तर रेलवे की EMU ट्रेन प्रतिदिन चलती है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में दैनिक यात्री सफर करते हैं। मंगलवार को ट्रेन निर्धारित समय शाम 6:20 पर साकुर बस्ती से चली। ट्रेन रात 10:10 पर मथुरा जंक्शन स्टेशन पहुंची। हादसे के बाद उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल से तकनीकी टीम मथुरा पहुंची। इसके साथ ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। देर रात तक चली प्रक्रिया के बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाकर वापस रेल ट्रैक पर लाया गया। रेलवे PRO प्रसारित श्रीवास्तव ने बताया कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इस हादसे की जांच करेगी। अभी हादसे की जगह से ट्रेन नहीं हट सकी है। मुंबई ट्रैक पर असर ना पड़े, इसके लिए ट्रैक को सावधानी से क्लियर कराया जा रहा है। यह हादसा ओवर स्पीड से हुआ या कोई और वजह रही, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। शनिवार तड़के हुए हादसे में यूपी के 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग झुलस गए। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कोच यार्ड में खड़ा था। ये कोच 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन में रवाना हुई थी। कोच को रविवार को चेन्नई से लखनऊ लौटा। 22वें लॉ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी और आयोग अपना अपना रुख स्पष्ट करेगा। बैठक का पहला मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिस पर लॉ कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं दूसरा मुद्दा पॉस्को कानून से जुड़ा है। इस अधिनियम के तहत यौन संबंधों में सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए या नहीं, इस पर चर्चा होगी। तीसरा मुद्दा ऑनलाइन FIR दाखिल करने के प्रावधान से जुड़ा है। ये बैठक जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में होगी। मुद्दों पर सिफारिशों के अंतिम रूप देने के बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को भेजेगा।
केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। 23 सितंबर को कमेटी की पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन को भी बुलाया जाएगा। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। लॉ कमीशन इस बैठक में पॉक्सो कानून के तहत उम्र घटाने पर भी विचार करेगी। कमीशन ये तय करेगा कि सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 की जाए या नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो विधि आयोग का वर्तमान में विचार है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि आयोग इस संबंध में कुछ अपवादों पर चर्चा करेगा। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे का यौन शोषण करने पर पॉक्सो एक्ट लगता है। लड़कियों के केस में अगर ये सहमति से भी हुआ है तो भी आरोपी पर पॉक्सो की धारा लगती है। लॉ कमीशन इस कानून के तहत सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 करने पर चर्चा करेगी। घर बैठे पुलिस में शिकायत करने की सुविधा फिलहाल उपलब्ध है। किसी भी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर EFIR या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि लॉ कमीशन ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करने के प्रावधानों पर एक बार फिर से विचार विमर्श करेगी। लॉ कमीशन अगर ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करने के प्रावधानों पर कुछ और फैसले लेती है तो इसका असर शिकायतकर्ता पर पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार की बनाई हाई लेवल कमेटी की 23 सितंबर को पहली बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन को भी बुलाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए। वहीं चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आज सुनवाई होनी है। पटना की सिविल कोर्ट से CBI कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि लालू इस दौरान सशरीर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इसके पहले इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई हुई थी। लालू यादव इस सुनवाई में सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए थे। हालांकि वो थोड़ी देर में ही वहां से निकल गए थे। आपको बता दें कि चारा घोटाले के RC 63A 1996 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद RK राणा, फूलचंद सिंह, नौकर साहब जूलियस और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 22 लोगों पर आरोप गठित हुए थे। इस मामले में CBI कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें CBI की ओर से 76 लोगों की गवाही भी हो चुकी है। CBI ने लालू प्रसाद यादव समेत कुल 44 लोगों पर चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें 22 लोगों की मृत्यु के कारण ट्रायल बंद कर दिया गया। गौरतलब हो कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हो चुकी है, लेकिन RC 63A 1966 का अंतिम केस के कारण सुनवाई अभी भी जारी है। भागलपुर बांका के उप कोषागार में फर्जी विपत्र के आधार पर 46 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इसी मामले को लेकर बुधवार 27 सितंबर को CBI के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू इस पेशी के दौरान कोर्ट में खुद मौजूद रह सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से लालू प्रसाद यादव की पेशी होने की जानकारी नहीं दी गई है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। CBI को केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। CBI ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी। CBI ने बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में इजाजत मिल जाएगी। वहीं असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया है। 26 सितंबर को बॉर्डर के पास स्थित एक गांव में ताजा झड़प हुई। पुलिस ने बताया दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धनुष बाण और गुलेल से हमला किया। ये भिड़ंत मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले और असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के बीच सीमा पर स्थित लापागम गांव में हुई थी। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दोनों राज्यों की पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल का दौरा करने और स्थानीय लोगों को शांत करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। बुधवार सुबह स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही, क्योंकि दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने ग्रामीणों को उस स्थान पर एकत्रित होने से रोक दिया जहां झड़प हुई थी। दोनों राज्यों के CM इस मसले पर अक्टूबर में मीटिंग करेंगे। लापागम गांव के निवासी देईमोनमी लिंगदो ने दावा किया कि गांव के किसान अपने धान के खेतों की देखभाल कर रहे थे। उन पर खेतों के पास छिपे असम के लोगों ने गुलेल, धनुष और तीर से हमला किया।
उन्होंने कहा, हमले के बारे में जानकर हमारे गांव के लगभग 250 से 300 लोग इकट्ठा हो गए और धनुष बाण और गुलेल से जवाबी कार्रवाई की, जिससे कल पूरे दिन तनाव बना रहा। असम मेघालय के बीच इस तरह की हिंसक घटनाएं लगातार होती रहती हैं। पिछले साल नवंबर में बॉर्डर पर एक विवादित जमीन पर मुकरो में गोलीबारी की घटना में मेघालय के 5 और असम के एक फॉरेस्ट गार्ड सहित कम से कम 6 लोग मारे गए थे। बताया गया था कि सीमा से सटे जंगल से कुछ लोग ट्रक से तस्करी करके लकड़ी ले जा रहे थे। असम पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने इन्हें पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरो में रोका तो फायरिंग शुरू हो गई। खबर फैलते ही मेघालय के 7 जिलों में हिंसा बढ़ गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान को 1,54,83,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दरअसल रिटायर्ड जवान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने बताया कि मैं ड्यूटी के दौरान बीमार हो गया था। इस दौरान मुझे रक्त चढ़ाया गया, जिसमें मैं HIV संक्रमित हो गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जवान के इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। इसके लिए भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में वो याचिकाकर्ता को 1,94,73,000 रुपए 6 हफ्ते के भीतर दे। इस मामले में इंडियन एयरफोर्स आर्मी से आधी राशि लेने की हकदार है। याचिका में रिटायर्ड जवान ने बताया कि वो साल 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन पराक्रम का हिस्सा था। ड्यूटी के दौरान वो बीमार हो गए थे। उन्हें जम्मू कश्मीर के एक आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया था। साल 2014 और 2015 में मेडिकल बोर्ड आयोजित किए गए, जिसमें पता चलता है कि वो HIV संक्रमित हैं। इस पर उन्हें 31 मई 2016 को सेवा से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद जवान ने 95 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर 2017 में NCDRC का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि इतना वक्त बीत जाने के बाद वो साबित नहीं कर पाए कि 2002 में आर्मी हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाने से वो HIV संक्रमित हुए। फिर उन्होंने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि भारतीय वायुसेना और सेना ने उनके इलाज में लापरवाही की। इससे दोनों को रिटायर्ड जवान को मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि लोग उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ आर्म्ड फोर्स में शामिल होते हैं। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में वो उम्मीद करते हैं कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। इस मामले में जवान के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते आई चुनौतियों पर बात की। पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात की चर्चा की। उन्होंने कहा, तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। मैंने संकल्प लिया और इन चुनौतियों से राज्य को बाहर निकाला। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी छोटा उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल शहर बोडेला जाएंगे, जहां 5206 करोड़ रुपए की शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा वो गांधीनगर में ही शिक्षा से संबंधित कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इनमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय स्कूल, रक्षा शक्ति स्कूल, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप शामिल है। पीएम इन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी मंगलवार 26 सितंबर की शाम को 2 दिनों के गुजरात दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम से महिलाओं को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत "आप सब कैसे हैं" कहकर की थी। उन्होंने कहा था, सभी माताओं बहनों को नमन, आपका आशीर्वाद देने से बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा था, यहाँ आने से पहले मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद था, वहां सभी खुश दिखे। आज मैं आप सभी के चेहरे पर खुशी देख सकता हूँ। आपने अपने भाई और बेटे पर भरोसा करके दिल्ली भेजा, उसे काम सौंपा। महिला आरक्षण का सपना हमने सालों पहले गुजरात की धरती पर देखा था, आज मैं उस संकल्प के साथ आया हूँ। उन्होंने कहा, हमेशा की तरह रक्षाबंधन पर ढेर सारी राखियां मिलती हैं। हमारे यहाँ राखियों के बदले उपहार देने का रिवाज है। मैंने गिफ्ट पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन बताया नहीं था। पीएम ने कहा था, नारी शक्ति वंदन कानून मेरी बहनों के सपनों को पूरा करने की गारंटी है, विकसित भारत की गारंटी है। महिलाएं होंगी तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि आप सभी बिल पास करें। आप जानती हैं कि आजादी के बाद नारी शक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। किसी का हाथ या पैर बांध दो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, देश इस तरह से विकास नहीं कर सका। महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक बहाने बनाए जा रहे थे। गुजरात में हमने महिलाओं के लिए कई अभियान चलाए। सामाजिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा अभियान से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ये बहनों और बेटियों के लिए आयोजित किया गया था। हमने दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को भी पद दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप है। आप बताएं, जो देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जयपुर में कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को जड़ से मिटाना चाहता है, लेकिन अगले चुनावों में वो खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। कांग्रेस अब एक कंपनी बन गई है जिससे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। वहीं उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई हैं। ज्यादा खून बह जाने के कारण बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां पुलिस ने उसे खून दिया। बच्ची अब खतरे से बाहर है। उसने मां के साथ भी गलत काम होने की बात बताई, लेकिन उसकी मां कहां है और वो उज्जैन तक कैसे आई, इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से इंदौर रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। खून से सनी अर्धनगन बच्ची सावरखेड़ी हिंगस्त बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वो पूरे 8 किलोमीटर चलती गई। कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन शायद डर या किसी और सामाजिक वजह से ना रोका और ना ही पुलिस को बताया। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची संभवतः प्रयागराज की रहने वाली है। जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है कि घटना कहां हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा हटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया है, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़िता के साथ दिखा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो वाले को खोज निकाला। हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि बच्ची नीलगंगा थाना क्षेत्र से सिंहस्थ बाईपास के सावरखेड़ी मार्ग, तिरुपति ड्रीम्स, हटकेश्वर बिहार कॉलोनी समेत चिंतामणि ब्रिज मार्ग पर घूमती रही। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में हड़बड़ाती हुई पैदल जाती दिखी है। इस दौरान सुबह कॉलोनी के एक वृद्ध ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो इतना ही बोली कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। उसके बाद वो रुकी नहीं, वो तेजी से चलती गई। पुलिस संबंधित व्यक्ति तक भी पहुंची और बच्ची से हुई बातचीत के बारे में पता किया। इससे सामने आया कि वो दरिंदगी का शिकार होने के बाद जान बचाकर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और किससे मदद मांगे। बस पैदल इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चली जा रही थी। एसपी शर्मा ने उत्तर प्रदेश निवासी महिला एक्सपर्ट की मदद से बच्ची की बोली समझी। इससे यह पता चल पाया है कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव की हो सकती है। जो बोली वो बोल रही है वहां एक समुदाय के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम पुराने 72 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस दौरान बाईपास मार्ग से निकले भारी वाहनों की भी डिटेल निकलवाई जा रही है। इसमें हटकेश्वर मार्ग के फुटेज में कुछ सुराग लगे हैं। लोगों के मूवमेंट पर भी काम हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। हर स्तर पर काम हो रहा है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बाईपास एरिया में बच्ची हैवानियत का शिकार हुई है। वो एक व्यक्ति का चावल नाम भी बोल रही है। उसके अंदरूनी जगह पर गंभीर चोटें हैं, लेकिन समय रहते उसे इंदौर भिजवाया, जहां ऑपरेशन के बाद वो खतरे से बाहर है। घटना पर पीसीसी चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, ऐसी जघन्य घटना प्रशासन और समाज के माथे पर कलंक है। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ चुनाव ही लड़ते रहेंगे और झूठी घोषणाएं ही करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के होते हुए भी मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है। अपराधी निरंकुश है और जनता परेशान है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पीड़िता को समुचित उपचार के साथ ही 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार सुबह अचानक शिमला के शिव मंदिर हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलने बालूगंज पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतक पवन शर्मा की बेटी नितिका शर्मा और दामाद से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। अब प्रियंका गांधी वापस छराबड़ा लौट गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी 13 सितंबर को भी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर पहुंची थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलने आएंगी, इसलिए आज सुबह प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिलने बालूगंज पहुंची। इसकी पुलिस को भी भनक नहीं थी। पवन शर्मा का 7 लोगों का पूरा परिवार 14 अगस्त को शिव मंदिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इस हादसे में उनकी पत्नी, बेटा, बहू और 2 नन्ही पोतियों की मौत हो गई। अब इकलौती बेटी नितिका बची है, जो लुधियाना में बेहाई हुई है। वो शिमला आई हुई है। इस दौरान प्रियंका ने उनसे मुलाकात की। प्रियंका गांधी बीती शाम को ही सोनिया गांधी के साथ शिमला पहुंची। वो शिमला के छराबड़ा में प्रियंका गांधी के घर पर ठहरे हुए हैं और अगले 3-4 दिन भी यहीं रुकने का कार्यक्रम है। वैसे प्रियंका गांधी का आज सोलन के रामलोक मंदिर जाने का कार्यक्रम था। इसे देखते हुए सोलन पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद करने को कहा गया था, मगर प्रियंका गांधी अचानक बालूगंज पहुंची, जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। सोलन पुलिस भी दोपहर 12 बजे तक प्रियंका के पहुंचने का इंतजार करती रही। तब तक वो वापस छराबड़ा पहुंच गई। पुलिस ने छराबड़ा व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। छराबड़ा में कल्याणी हेलीपैड के सीमा
प्रियंका गांधी ने देवदार के घने जंगल के बीच खूबसूरत मकान बना रखा है। प्रियंका गांधी का साल में 4-5 बार यहाँ पर जरूर आती हैं। ये शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।